नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका। नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने गॉस लॉ पढ़ा और गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखा। एप्लीकेशन में यह देखा कि अगर कोई चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा सिमेट्रिकल सरफेस हम बनाए जिस सरफेस से हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा हो, हम ये कह पाए, मतलब इतना सिमेट्री होना चाहिए कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेम होगा, हम कह पाए, तो फिर ई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और ई डॉट डीएस का आंसर ई इंटू गॉसियन सरफेस एरिया हो जाएगा। इतना सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर आ जाए, तो अगर बाहर तभी आएगा इंटीग्रेशन से जब इतनी सिमेट्री सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में होगी। तो क्या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते गॉस लॉ से? सबके लिए नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक तो हर ऑब्जेक्ट ऐसा सिमेट्रिकल होना चाहिए कि जिसके चारों तरफ हम सरफेस कंस्ट्रक्ट कर पाए, और सरफेस कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे तो मामला गड़बड़ है। तो यहां पे इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ना एक बार दो बार कोई बुक 2-3 बार पढ़ के आओ। जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था, आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए, या फिर आप डीसी मतलब कोई भी एचसी वर्मा पढ़ लीजिए। उसमें ना गॉस लॉ के केसेस दिए हैं। जब आप 2-4 बार सेम केसेस देखते हो, जिसमें आप हर बार देखोगे उसमें साफ साफ लिखा भी रहता है कि द गॉसियन सरफेस इज मेड और कंस्ट्रक्टेड अराउंड द चार्ज सच दैट द फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस इज नोन टू बी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। लास्ट क्लास में कुछ बातें हमने कर रहे थे, ये करा। देखो ये तीनों रिजल्ट बच्चों याद रखने। तीनों रिजल्ट क्या? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये हमें पता है। आप समझ लो कंडक्टिंग स्फीयर है, एक लिस्ट बनेगी अब, और उसमें शॉर्ट नोट्स में सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे जाएंगे। अब हम इसका ग्राफ देखें तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अंदर 0 है, तो अंदर हर जगह 0 है, 0 टू कैपिटल आर तक, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² का फंक्शन है। 1/r², ये फंक्शन प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। ये तो सर पॉइंट चार्ज जैसा ही रिजल्ट लग रहा है, बिल्कुल। तो बाहर पॉइंट चार्ज जैसा है। ये ग्राफ यहां ब्रेक हो चुका है, तो यहां पे ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कि चार्ज क्यू इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ अ थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। टोटल चार्ज ऑन द शेल इज 2q. Determine the charge appearing on inner and outer surface of the shell. सेंटर पे मैंने Q रखा है और शेल को अलग से 2q दे दिया। जब आप अंदर कैविटी में एक चार्ज Q रखते हैं तो यहां पे इनर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होता है वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो इसको -q लिख दीजिए, और -q का काउंटर बैलेंसिंग +q बाहर भेज दीजिए। अब 2q जो तुमने बाहर से डाला वो भी बाहर रहेगा, और अंदर से ये जो -q का +q साथी बाहर गया, तो आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज 3q है। टोटल चार्ज 3q। अंदर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप गॉसियन सरफेस यहां बनाइए, तो आप देखेंगे सर एनक्लोज्ड चार्ज तो केवल q दिख रहा है। तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, देखो बी पार्ट में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है kq/r²। लेकिन अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है k3q/r²। बाहर क्यों है ऐसा? क्योंकि बाहर जाके अगर हमने गॉसियन सरफेस बनाया तो सेंटर का चार्ज q और इस पे दिया हुआ टोटल चार्ज 2q, सारा का सारा एनक्लोज चार्ज हो जाएगा। लेकिन सर ये q के सामने तो -q भी तो है, ये तो आपस में कैंसिल हो गए। हाँ, तो उसका +q बाहर चला गया। अभी भी देखोगे तो आउटर सरफेस पे 3q चार्ज है, टोटल एनक्लोज चार्ज ऑन द स्फीयर विल रिमेन 3q, तो k3q/r²। जरा चेक कर लो, k3q/r²। अब इसके बाद जो रिजल्ट हम करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और याद रखने लायक रिजल्ट है। नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का आज बहुत बढ़िया चीजें सीखेंगे, और आज जो स्फीयर के केस सीखेंगे उसको कोई भूल नहीं सकता है, उसको याद रखना है कस के। प्लस आज जो सीखेंगे उस पर बेस्ड एक सवाल आने का चांस बहुत ही ज्यादा है। स्फीयर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं,
लेकिन दो तरह के सवाल बनते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के और दूसरे पोटेंशियल के। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस करेंगे, मतलब देयर आर टू चांसेस ऑफ कमिंग टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन केस ऑफ स्फीयर। पोटेंशियल पूछ सकते हैं या फील्ड पूछ सकते हैं, तो कभी फील्ड का सवाल आता है, कभी पोटेंशियल का। आज हम फील्ड का कर लेंगे, यानी 50% चांस हो जाएगा। इसमें रिपीट क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। आपका एक फेमस डायलॉग है कि सर रिपीट मतलब अगर बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट r/2, यानी अंदर की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। r/2 का मतलब है सेंटर से ये r/2 डिस्टेंस जाओगे तो सरफेस के अंदर आओगे। मैंने बोला अगर तुम इस सरफेस के अंदर कहीं पर भी रहोगे तो आप एक गॉसियन सरफेस बनाओ, तो चार्ज Q ही आपको चार्ज एनक्लोज दिखेगा। आंसर लिख दोगे KQ/r²। अब r में ये r कैपिटल R से छोटा है, तो एट स्मॉल r इक्वल टू r/2, चलो निकाल लेते हैं, यहां पे r/2 लिख रहे हैं, तो KQ/r²/4 यानी 4KQ/r²। ये हो गया फील्ड अंदर वाला एट r/2, इवन लिख दिया। ऐसे ही E2 यानी कि बाहर का फील्ड चाहिए, यानी इस रेडियस से बाहर का फील्ड चाहिए। जैसे 2r पर फील्ड चाहिए तो 2r पर गॉसियन सरफेस बनाओगे, तो बाहर के किसी भी रेडियस स्मॉल r का डिस्टेंस अगर कैपिटल R से बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में K टोटल चार्ज इनक्लोज KQ/r²। तो K और Q की जगह लिखा है 3Q, बाय R की जगह लिख दिया डिस्टेंस 2r विच इज ग्रेटर देन R। तो आंसर आ गया 3KQ/4r²। दो आंसर हो गए। ठीक है, अब बच्चों जरा हेडिंग लिख लेना, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। सर यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है? यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है जिसमें वॉल्यूम के अंदर चार्ज हर जगह यूनिफॉर्मली भरा हो। कभी किसी ने बेसन का लड्डू खाया है? कभी किसी ने बेसन का लड्डू खाया है? सर बेसन का लड्डू क्या होता है, लड्डू ही नहीं सुना, तो फिर तो नहीं बता सकते। लेकिन अगर बेसन का लड्डू खाया है आपने, अभी दिवाली आ रही है, अड़ोसी पड़ोसी किसी के यहां बनेगा तो खा लेना, या आपके यहां हो सकता है बने। तो बेसन का लड्डू में मैंने देखा कि पहले बेसन में शुगर को मिलाते हैं, शक्कर को, और उसको बहुत देर तक गर्म करके भूनते रहते हैं, यानी कि गर्म करके उसको पकाते रहते हैं शक्कर मिला के। तो शुगर जो है पूरे बेसन पे बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फिर उसका लड्डू बना लेते हैं। अब मुझे बताओ, अगर इस लड्डू में पूछूं कि ऐसे इस एक लड्डू लिया, बड़ा सा लड्डू था, उसके दो बराबर टुकड़े कर दिए, दो हेमीस्फीयर बना दिए, तो कौन सा वाला हेमीस्फीयर ज्यादा मीठा होगा? आप कहेंगे जी दोनों हेमीस्फीयर बराबर मीठे होंगे, क्योंकि जितनी शक्कर इसमें उतनी। तो तुमको कैसे पता इसमें बराबर शक्कर है? तुम क्या एक एक दाना नाप के देख रहे हो? तो तुम बोलोगे सर यूनिफॉर्मली मिला दिया पूरे मिक्सचर में, कहीं पर भी शक्कर को इतने मिक्स किया कि ऐसा नहीं कह सकते यहां पे इस पार्ट में शक्कर ज्यादा है, इसमें कम है। यूनिफॉर्मली, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में इस पूरे स्फीयर पे एक जैसा यूनिफॉर्म डेंसिटी का चार्ज मिला दिया। अगर इसका कोई भी हिस्सा कट करेंगे और उसका वॉल्यूम V1 है, और दूसरा हिस्सा कट करेंगे उसका भी वॉल्यूम V1 है, तो दोनों पे बराबर चार्ज होगा। तो अगर मैं पूरा चार्ज Q बोलूं तो चार्ज इक्वल टू डेंसिटी इंटू पूरा वॉल्यूम। अगर इसके अंदर कोई भी रेडियस स्मॉल r का एक छोटा स्फीयर बनाओ, ये एक छोटा स्फीयर हमने बनाया रेडियस r का, और इस रेडियस स्मॉल r के अंदर कितना चार्ज है ये मैंने आपसे पूछा कि इसके अंदर कितना चार्ज बंद है, तो तुम कहोगे इसके अंदर चार्ज निकालने के लिए इसी डेंसिटी को इतना वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। खेल समझ गए होगे कि अगर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है तो डेंसिटी कांस्टेंट है, तो बड़ा चार्ज मतलब पूरा वॉल्यूम का चार्ज चाहिए तो पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, आधे वॉल्यूम का चार्ज चाहिए तो आधे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 1/4 वॉल्यूम का चाहिए तो इसको बोलते हैं
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर डेंसिटी नहीं गिवन है और यूनिफॉर्म गिवन है तो डेंसिटी का फॉर्मूला यही चलेगा, डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ये हो गई यूनिफॉर्म। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर्स रो विल बी गिवन। और अगर डेंसिटी गिवन है तो फिर तरीका यह है चार्ज निकालने का, डेंसिटी इंटू स्मॉल वॉल्यूम। ये हम 50 बार कर चुके हैं इसलिए अब डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि हम अभी यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये इसको अगर डेंसिटी कांस्टेंट रखोगे, इंटीग्रेट करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लिख लीजिए, क्या लिखा, अगर नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का सवाल है तो डेंसिटी इंटू 4πr² dr से चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी इंटू 4πr² dr से चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। 4πr² dr लिखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे 0 to r और चार्ज आ जाएगा। चार्ज का वैल्यू 0 to q और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसको बच्चों लिख लो, ठीक है। कभी कभी आपके काम आ सकता है, कभी कोई डिफिकल्ट फंक्शन दे दिया या कोई फंक्शन दे दिया, उसको यहां रखोगे, इंटीग्रेट करोगे। लेकिन एक दो बार आया है ऐसा सवाल कि आपको डेंसिटी लिखना है और इंटीग्रेट करना, मैंने बता दिया। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि जो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले सवाल है वो डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे। आप देखोगे और सॉल्व कर दोगे। यार क्या क्या तुम लोग चैट में लिखते हो यार। 2.0 की क्लास स्टार्ट नहीं हुई, प्लीज हेल्प। मैं क्या मैं कैसे हेल्प करूं सर? मैं रेजोनेंस ज्वाइन करना चाहता हूं तो कर लूं क्या? अरे भाई तुम्हारे पैसे, तुम्हारी कोचिंग, तुम्हारा मर्जी है, तुम ज्वाइन कर लो। मुझे क्या पता रेजोनेंस में कौन पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, कितना पढ़ा रहा है। अभी ज्वाइन करोगे, बाद में बोलोगे सर नहीं समझ में आ रहा, तो फिर मैं थोड़ी ना जिम्मेदारी लूंगा। रेजोनेंस इज अ डिफरेंट कोचिंग, आई डोंट नो व्हाट इज बीइंग डन इन दैट कोचिंग। अच्छी होगी, खराब होगी, आई डोंट केयर। तो बाहर की जगह की जानकारी मुझसे नहीं पूछो भाई, है ना। मैंने पढ़ाया भी नहीं रेजोनेंस में अभी तक। अब तुम लोग फालतू की बातें मत लिखो और केवल पढ़ाई की बातें लिखो। चार्ज dq इज रो इंटू ये। अब लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिस्टम का। देखो गॉसियन सरफेस शायद आपको बनते हुए दिख रहा होगा। ये देखिए गॉसियन सरफेस हमने बनाया, स्मॉल आर रेडियस हल्का सा दिख रहा है, ये रेडियस आर का मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया अंदर। थोड़ा और डार्क रखना चाहिए था मुझे। तो लिखा स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना जरूरी नहीं है। अगर देखो एक देसी तरीका ये कि गॉसियन सरफेस बनाओ और E इंटू 4πr² को चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो। क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है तो आप चार्ज को डेंसिटी इंटू अंदर का छोटा वॉल्यूम डायरेक्टली लिख के बिना इंटीग्रेशन के कर सकते हो। क्योंकि हमें अंदर का चार्ज चाहिए तो 0 से स्मॉल r तक का ही चार्ज चाहिए, तो केवल इतना ही वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे जिसके अंदर का चार्ज चाहिए। E इंटू 4πr² में ये 4πr² हमेशा गॉसियन सरफेस एरिया होता है। याद रखिए गॉसियन सरफेस वहीं का बनाना होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो आप 3 स्टेप समझ लीजिए। पहला, किसी भी स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो आप पहले पता करो कहां पूछा। तो मैंने कहा स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी कि अंदर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो तुमने कहा अच्छा अंदर के किसी भी पॉइंट पे बताना है तो उस जनरल पॉइंट के रेडियस को ही एक गॉसियन सरफेस का रेडियस बना के एक स्फेरिकल सरफेस बनाया। स्फेरिकल ही क्यों बनाया? क्योंकि स्फीयर का सेंटर से हर पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे आएगा तो हर पॉइंट पर सिमिट्री हो जाएगी, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो पहला स्टेप गॉसियन सरफेस बनाना। स्फीयर के अंदर गॉसियन सरफेस स्फेरिकल है और उसका जो रेडियस है वो वही है जहां पर फील्ड निकालनी है। फिर दूसरे स्टेप में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को
इसी गॉसियन सरफेस के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इसी गॉसियन सरफेस का एरिया रेडियस स्मॉल r का है 4πr²। तो लेफ्ट साइड में हमेशा E इंटू 4πr² लिख दो। आगे की साइड में चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लिखना है। चार्ज एनक्लोज लिखने के दो तरीके हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म स्फीयर है इसलिए डेंसिटी इंटू वो वॉल्यूम जहां पे चार्ज निकालना है। अब गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज निकालने के लिए इतने ही रेडियस के वॉल्यूम का चार्ज निकालना है, तो स्मॉल r रेडियस के वॉल्यूम का वैल्यू 4/3πr³ है। अगर डेंसिटी वेरिएबल हो जाए तो क्या करेंगे, तो फिर डेंसिटी को 4πr² dr के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे 0 से r। ये कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है सर इज दिस हॉलो स्फीयर। देखो कैसी बातें करते हो, इज दिस हॉलो स्फीयर। इसके बेसन का लड्डू कभी हॉलो खाया है? ऐसी ऐसी बातें तुम लोग करते हो। यहां पे पूरा डेंसिटी रो वॉल्यूम डेंसिटी है, यानी चार्ज अपॉन वॉल्यूम करके हम डेंसिटी बना रहे, पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बेसन का लड्डू बोल रहे हैं। शक्कर कहां होती है? शक्कर बेसन के लड्डू के अंदर हर जगह होती है, बेसन के अंदर छुपी रहती है। तो क्या वो हॉलो स्फीयर होता है? देखिए, तो E इंटू 4πr² को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया। फिर मैं बता रहा हूं, अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती तो हम लोग डेंसिटी को 4πr² dr के साथ इंटीग्रेट कर रहे होते 0 टू स्मॉल r डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर रहे होते। ये नहीं किया है क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है, डायरेक्टली वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। 4π काटा, r² r³ काटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ρr/3 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये जो आंसर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको चार्ज के टर्म्स में भी लिख रहे हैं। तो टोटल चार्ज अगर Q है, टोटल चार्ज अगर Q है और डेंसिटी के टर्म्स में नहीं लिखना, तो KQR/r³ भी एक आंसर है। ये सेम आंसर इसमें कन्वर्ट कर दिया डेंसिटी में। कैसे? डेंसिटी को लिख दिया चार्ज अपॉन 4/3πr³। इस डेंसिटी रो को चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, डेंसिटी हो गया। टोटल चार्ज दिया है Q, तो सर टोटल चार्ज Q है तो हमने अंदर का चार्ज कैसे निकाला? अरे भाई, चार्ज को टोटल वॉल्यूम से यूनिटरी मेथड लगाया कि 4/3πr³ का वॉल्यूम चार्ज है Q, तो 4/3πr³ का वॉल्यूम क्या होगा? ऐसे हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया या डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। दिमाग लगाओ, ये खुद आपसे होना चाहिए। ये दोनों रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करने ही हैं। दूसरा, अभी भी यही कर रहे हैं लेकिन स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि आउटसाइड के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब आप देखेंगे ये पॉइंट चार्ज जैसा ही आ जाएगा। जैसे किसी ने पूछा बाहर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो हमने गॉसियन सरफेस बनाया, बाहर पे रेडियस r का स्फीयर, गॉसियन सरफेस स्फीयर है। और ये गॉसियन सरफेस जब हमने बनाया तो देखा अरे सारा चार्ज इसके अंदर ही बंद हो गया। लेफ्ट साइड में लिखते हैं E इंटू गॉसियन सरफेस एरिया। कभी भी जो लिख रहा हूं वो बदलेगा नहीं। देखो यहां पे क्या लिखा था, यहां पे क्या लिखा था? गॉसियन सरफेस एरिया 4πr²। यहां क्या लिखा? गॉसियन सरफेस एरिया। रेडियस r का गॉसियन सरफेस हमने बनाया, रेडियस r का। तो यहां पे E इंटू 4πr² इक्वल टू चार्ज टोटल एनक्लोज्ड है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दिया। तो सॉल्व किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया KQ/r²। सर ये तो पॉइंट चार्ज जैसा ही हो गया। हां, अगर स्फीयर से बाहर चले गए तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है। दूसरा, अगर डेंसिटी के टर्म्स में लिख दें तो ρr³/3 एप्सिलॉन नॉट r²। देखो 1/r², दोनों फंक्शन में 1/r² आ रहा है, इसमें दोनों फंक्शन में r आ रहा था। मतलब जहां पे स्मॉल r यहां होगा वहां स्मॉल r दोनों, तो यहां पे स्मॉल r का प्रोपोर्शनैलिटी है और यहां पे 1/r² का प्रोपोर्शनैलिटी है, r² और 1। ये रिजल्ट भी याद कर लो, वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्राफ बना लीजिए। अंदर का फंक्शन था रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, बाहर का फंक्शन है रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर दोनों फंक्शन में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल दो तो ये आंसर सेम आएगा, रो कैपिटल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर सेम आएगा। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डालो, इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डालो, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। लेकिन यहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। क्या आपने ऐसा सुना है कि ग्राफ में अगर किंक आ जाए यानी दोनों साइड का स्लोप अलग हो जाए तो हम लोग इसको नॉन डिफरेंशिएबल ग्राफ कहते हैं? एक सवाल और करते हैं फिर इसको खत्म करते हैं। अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली, अनफॉर्मली, इनफॉर्मली लिखा, यूनिफॉर्मली कर दो भाई, गलत लिख दिया। यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर। इंसुलेटिंग का मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। याद रखिए, कंडक्टिंग स्फीयर को कभी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल्यूम पे आप नहीं कर सकते। कंडक्टर में चार्ज डालोगे वो खिसक के सरफेस पे आ जाएगा, अंदर चार्ज रहेगा ही नहीं। तुम चार्ज डालो खिसक के सरफेस पे आ जाएगा। जो लड्डू है वो नॉन कंडक्टर है, यानी लकड़ी के स्फीयर में लकड़ी के छोटे 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 टुकड़े लिए और स्फीयर बनाया, मतलब उसका पाउडर ले लिया और उसी में चार्ज मिला दिया, पहले उसको सबको मिक्स कर दिया, जैसे शुगर मिला देते। बेसन का लड्डू इमेजिन करो यार, उसमें शुगर मिला दिया, पूरा यूनिफॉर्म हो गया, उसमें अंदर जहां चार्ज है वहीं रहेगा, वो फिसल के सरफेस पे नहीं आएगा। इंसुलेटिंग स्फीयर है, इनर रेडियस कैपिटल आर, आउटर रेडियस 3r एज शोन इन द फिगर, r and 3r. The shell has total charge q. Determine the electric field E as a function of distance r. Also draw ER graph. ये थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर हम यहां अंदर के किसी जगह पर स्मॉल r डिस्टेंस पे चलेंगे तो पहला केस आएगा स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर के क्यू बाय आर स्क्वायर है। ऐसे इनटू द प्ले मतलब टूवर्ड्स, ऐसा के क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया, ये टूवर्ड्स सेंटर। फिर दूसरा, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर एंड लेस देन 3r। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम बीच में कहीं पहुंच गए हैं, बीच में कहीं। बीच के किसी जगह पे है, तो इस जगह पे ये वाला चार्ज भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वाला, इतनी जगह पे जो चार्ज आएगा वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला। समझ गए? तो अगर ये जगह का चार्ज हम कैलकुलेट करें तो तुम कहोगे सर चार्ज तो ये जो द शेल हैज टोटल चार्ज क्यू, ये जो बाहर वाला इसका टोटल चार्ज क्यू है और अंदर का चार्ज माइनस क्यू है, तो अगर इसका चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो ये थोड़ा सा क्यू से कम ही आएगा क्योंकि क्यू तो पूरे में है। तो हमने लिखा कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एनक्लोज्ड चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो चार्ज एनक्लोज्ड में ध्यान से देखना बच्चों, कैपिटल क्यू इंटू अपॉन जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम बिटवीन R एंड स्मॉल r, और फिर यहां पे माइनस क्यू और ये टोटल एनक्लोज चार्ज आएगा। अगर मेरे पास एक ऐसा शेल हो जिसका इनर रेडियस r हो और आउटर रेडियस 3r हो,
तो क्या इसका ये वॉल्यूम निकाल सकते हैं? पूरा टोटल वॉल्यूम कितना है पूरा? तो आप कहेंगे 4/3 3r का होल क्यूब माइनस r का होल क्यूब। ये कोई समझा क्या? अगर मैंने कहा 3r के रेडियस के स्फीयर के अंदर r रेडियस का होल है, मतलब कैविटी है, इसका मतलब 3r रेडियस के पूरे स्फीयर के वॉल्यूम में से r रेडियस के स्फीयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट हो चुका है। तो 4/3 पाई r क्यूब जो वॉल्यूम होता था उसमें आउटर रेडियस 3r है और इनर रेडियस r है, तो आउटर रेडियस में से इनर रेडियस माइनस कर दिया। तो इतनी जगह का ये जो पर्पल या पिंक दिख रहा है आपको, ये पिंक वाली जगह का वो चार्ज का वैल्यू क्यू है। ये पिंक वाली पूरी जगह का चार्ज क्यू है। तो क्यू वाला चार्ज इस ये 3r क्यूब होता है 27 माइनस 1, 27 माइनस 1 यानी 26। तो हम लिखेंगे 4/3 पाई 26r क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम है। तो मैंने इस पूरे चार्ज को जो इस पिंक वाले वॉल्यूम में बैठा हुआ है, उस चार्ज क्यू को पिंक वाले टोटल वॉल्यूम विच इज 4/3 26r क्यूब बाय 3, 4π/3 r क्यूब, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम हो गया। अब ये जो ब्लैक वाला लाइन है विच इज द गॉसियन सरफेस एरिया, उसके अंदर का चार्ज चाहिए। तो ये अंदर के वॉल्यूम, केवल ये जो ब्लैक वाला गॉसियन सरफेस लिया, इसके अंदर का वॉल्यूम, यहां बस इतना वॉल्यूम, इसका चार्ज लेंगे और सेंटर वाले माइनस क्यू को r ऐड कर देंगे। तो सेंटर वाला माइनस क्यू इधर ऐड किया है। अब वॉल्यूम देखो कैसे निकाल रहा हूं, 4/3 पाई और गॉसियन सरफेस का रेडियस है स्मॉल r, तो स्मॉल r क्यूब माइनस कैपिटल R क्यूब प्लस माइनस क्यू। शायद कोई समझा? ये मैंने पिंक वाले जगह के टुकड़े कर दिए हैं, उसमें ये जो बॉर्डर बना उसके अंदर का चार्ज, आप देखो इसकी थिकनेस कम है, पूरे थिकनेस का कुछ पार्ट है यहां पे, और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस हमेशा r लेते हैं स्मॉल r। तो E इंटू 4πr² में उस रेडियस r के अंदर का वॉल्यूम लेना है सर, लेकिन रेडियस r तो कैपिटल R से बड़ा है और 3r से छोटा है, तो जहां भी रेडियस r है उसके पूरे रेडियस r के वॉल्यूम में से कैपिटल R रेडियस के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दिया। r क्यूब माइनस r क्यूब करेंगे 26 हो जाएगा। भाई ध्यान दो, एक 3r रेडियस के पूरे सॉलिड स्फीयर के अंदर r रेडियस का होल है, यानी 3r रेडियस के पूरे स्फीयर के अंदर अगर r रेडियस का होल है, मतलब अंदर वाला स्फीयर हटा दो। सवाल कह रहे हैं सर इसमें नॉन कंडक्टर वाला भी जो के ρr/3ε0 था, वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे? क्या ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फीयर है? क्या ये जो अंदर खाली जगह है इसमें चार्ज है? क्या ये जो अंदर खाली जगह है इसमें चार्ज है? अगर इसमें चार्ज नहीं है तो फिर इस मतलब इस खाली जगह में चार्ज डेंसिटी नहीं है। जब चार्ज डेंसिटी नहीं है तो क्या यहां से यहां तक मैं बोल सकता हूं कि पूरा यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फीयर है? नहीं बोल सकते भाई। बेसन का लड्डू ही यूनिफॉर्म डेंसिटी का होता है, क्या रसगुल्ला भी यूनिफॉर्म डेंसिटी का होता है? बोलिए, गुलाब जामुन जो होता है वो अंदर डेंस होता है, बाहर चाशनी होती है, वो ज्यादा मीठी होती है, अंदर वाला कम मीठा होता है, क्या उसमें यूनिफॉर्म डेंसिटी है? नहीं भाई। तो क्या दुनिया में हर चीज में यूनिफॉर्म डेंसिटी है? नहीं, इसमें अंदर खाली जगह है। यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब थ्रू आउट एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये चार्ज एनक्लोज निकाला बड़ी मेहनत से, ये 4/3 पाई काट दिया। तो अब लिख रहे हैं नेक्स्ट पेज पे कि चार्ज का वैल्यू एनक्लोज्ड में आ गया E इंटू 4πr², और चार्ज एनक्लोज की जगह लिखा Q स्मॉल r क्यूब माइनस कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाय 26r क्यूब और एप्सिलॉन नॉट। देख लो, नहीं एप्सिलॉन नॉट नहीं, ये तो चार्ज एनक्लोज नहीं है, एप्सिलॉन नॉट तो बाद में आएगा। माइनस Q
बाय एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू के ऐसा आ गया भाई। और एक बार बाहर चले गए, किसी ने बोला यार बाहर भी तो बताओ, स्मॉल आर ग्रेटर देन 3r पे क्या होगा, तो बाहर पे गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। लेकिन बाहर गॉसियन सरफेस बनाओगे तो चार्ज एनक्लोज्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पे माइनस क्यू है और इस पूरे ऑब्जेक्ट पे प्लस क्यू है। तो सेंटर का माइनस क्यू और इस ऑब्जेक्ट का प्लस क्यू बाहर से देखेंगे तो गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज एनक्लोज्ड जीरो। तो स्मॉल आर ग्रेटर देन 3r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड भी जीरो है। ये जो पिंक वाला पोर्शन है इसका चार्ज प्लस क्यू है, और सेंटर पे जो चार्ज है माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और पिंक वाला चार्ज प्लस क्यू है। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू मिला के देखेंगे तो फील्ड जीरो हो जाएगी। तो अंदर देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट से डिक्रीज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आर है, इसका ग्राफ है। अंदर देखो अंदर, तो अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज जैसा है। पॉइंट चार्ज का फील्ड एजेंटोट ऐसे करके आता है इनफाइनाइट से, ये कैपिटल आर तक हो गया। और कैपिटल आर से 3r में फील्ड और डिक्रीज होगी, और 3r पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाएगा। यहां से यहां फील्ड डिक्रीज हो रही है क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, यहां से यहां और ज्यादा डिक्रीज हो रही है क्योंकि चार्ज भी डिक्रीज हो रहा है। सेंटर का नेगेटिव के साथ आगे वाला पॉजिटिव ऐड हो रहा है, तो नेट चार्ज डिक्रीज हो रहा है सिस्टम में। नेट चार्ज एनक्लोज डिक्रीज होता जाएगा, 3r पे फील्ड जीरो हो जाएगी। उसके बाद कहीं भी बाहर जाएंगे तो फील्ड जीरो ही दिखेगा। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी समझ लो। अगर हमने क्या किया, देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटर है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, उसका डेंसिटी रो का था, यानी बेसन का लड्डू। उसके अंदर एक छोटा स्फीयर कट कर दिया तो यहां बन गया कैविटी। कैविटी का सेंटर और स्फीयर के सेंटर के बीच में सेपरेशन है a। अब ये कैविटी थोड़ा लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकती है, तो जैसे स्फीयर का सेंटर और कैविटी के सेंटर के बीच में डिस्टेंस है a कोई वेक्टर है जिसको मैं वेक्टर c1 से c2 बोल रहा हूं। वेक्टर c1 c2 इज वेक्टर a। तरीका क्या है, तरीका ये दो तरीके से इमेजिन कर सकते हो, या तो प्लस रो डेंसिटी के स्फीयर में एक माइनस रो डेंसिटी का स्फीयर को इमेजिन करो कि ये दो स्फीयर को मैंने सुपर पोजिशन कर दिया, प्लस रो के साथ माइनस रो। आप आराम आराम से इमेजिन करना। मेरे पास मान लो एक बादल है, बादल समझ गए, क्लाउड है, क्लाउड धुआं, धुआंधार एक स्फीयर है। समझ लो कि केवल क्लाउड जैसा है, केवल धुआं धुआं है, और पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड है, ऐसा पॉजिटिव चार्ज का धुआं है, स्फेरिकल धुआं, पॉजिटिव चार्ज का धुआं है, सफेद सफेद बादल की तरह पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। इमेजिन करते रहना। उसके साथ मेरे पास एक छोटा नेगेटिव चार्ज का भी बादल है या धुआं है, नेगेटिव चार्ज का छोटा स्फीयर है और एक पॉजिटिव चार्ज का। इन दोनों बादलों को मैंने एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसा दिया, तो यानी कि छोटा स्फीयर जैसे ही बड़े स्फीयर के अंदर जाके, ये माइनस चार्ज का स्फीयर है, इसको शिफ्ट करके मैंने अंदर छोटे बड़े स्फीयर के अंदर बैठा दिया। तो जैसे ही ये बैठ गया वैसे ही इतनी जगह पर नेट चार्ज डेंसिटी जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज का भी डेंसिटी था और उसके ऊपर आके नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ओवरलैप हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को जब एक साथ ओवरलैपिंग प्लेस में देख रहे हो तो आपको लग रहा है सर ये तो यहां तो चार्ज ही नहीं है,
ये तो चार्जलेस जगह है। चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। दूसरा तरीका इमेजिन कर सकते हैं कि बड़ा स्फीयर के अंदर एक छोटी जगह काट के फेंक दी, तो मैंने यहां प्लस लिखा, तो प्लस मतलब पॉजिटिव डेंसिटी के स्फीयर के साथ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का स्फीयर ऐड कर दो, या फिर पॉजिटिव डेंसिटी के स्फीयर के साथ पॉजिटिव डेंसिटी का स्फीयर माइनस कर दो। दोनों में से कोई भी पिक्चर इमेजिन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अंदर एक ऐसा जगह आ गई जहां पे कोई चार्ज ही नहीं है, खाली खाली चार्ज डेंसिटी। प्लस रो डेंसिटी के साथ माइनस रो मिला दो और प्लस रो डेंसिटी से प्लस रो हटा दो। खेल समझ गए? तो अगर एक पॉजिटिव स्फीयर है और उसके अंदर से पॉजिटिव का छोटा स्फीयर हटा दिया, तो जो बच गया वो कैविटी वाला स्फीयर। पूछा है अंदर के किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, पी पॉइंट पर। तो मैंने बोला कि पहले तो ये C1 वाला जो स्फीयर है, ये जो C1 वाला स्फीयर है, इसके सेंटर से R1 डिस्टेंस पे P पॉइंट है, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं C1 से, और इसके सेंटर C2 से R2 डिस्टेंस पे यही पॉइंट P है, और ये पॉइंट P R1 वाले मतलब छोटे स्फीयर के भी अंदर लग रहा है और R2 के भी अंदर। यहां पे C1 है, यहां C2 है, C1 C2 कहीं भी हो सकते हैं, इनके बीच का सेपरेशन ये है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इससे R1 डिस्टेंस पे है, इससे R2, फोटो बना लो भाई। तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल वाले का निकाल के इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव्ड वाले का हटा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग वाले का आ जाएगा। ये जो लॉजिक है ये बड़ा सिंपल होता है, सुपरपोजिशन से ही, सुपरपोजिशन का उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया। तो टोटल वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रो R1 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट है, उसमें से रो R2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग वाले का आ जाएगा। तो रिमेनिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड आया रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ब्रैकेट R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 को वेक्टर ए कह देंगे, 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको ध्यान से देख लो, मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है C1 C2 और पॉइंट P का। C1 से पॉइंट P का डिस्टेंस R1 है, C2 से पॉइंट P का डिस्टेंस R2 है, और C1 से C2 का वेक्टर A है। तो आप कहेंगे तो वेक्टर ट्राइंगल बन गया, इसमें A प्लस R2 इज रिजल्टेंट R1। ऐसा लग रहा है फ्लो के हिसाब से कि वेक्टर A प्लस वेक्टर R2 इज R1, और यहां पे उधर ले जाओगे तो वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। क्योंकि इस आंसर में R1 माइनस R2 आया, उसको मैंने A लिख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी इज रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये आंसर R1 R2 पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए हम बोलेंगे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये रिजल्ट भी 4-5 बार जेई में पूछा जा चुका है, 4-5 बार ये सवाल आ चुका है क्या, कि अगर एक बड़े स्फीयर के अंदर छोटा स्फेरिकल कैविटी कट कर ले तो उसके अंदर का फील्ड का आंसर क्या होगा? आंसर होगा रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ए को C1 C2 भी लिख सकते हैं, तो रो C1 C2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होगा? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रेडियल, कैसा? तो आप बोलेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और ये ए के पैरेलल है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे चाहिए तो ए वेक्टर के पैरेलल बनाना। मैं फिर से बना देता हूं डायग्राम। ये कैविटी है, यहां पे C2 है, यहां पे C1 है, C1 और C2। तो C1 C2 को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन के पैरेलल पैरेलल बनाना, बिल्कुल यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह ऐसा है, C1 C2 के पैरेलल, C1 C2 वाली लाइन के पैरेलल। यही करते रहिए। इफ a spherical cavity is made inside a uniform solid sphere
इलेक्ट्रिक फील्ड in the cavity is rho a by 3 epsilon naught. A is vector separation from C1 to C2, पॉजिटिव से नेगेटिव, C1 से C2, और दिस फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर मैं आपको एक स्फीयर ऐसे दे दूं प्लस रो का पॉजिटिव चार्ज, और उसके साथ एक स्फीयर दे दूं माइनस रो का, साइज अलग अलग भी हो सकते, एक का सेंटर C1 है और दूसरे का सेंटर C2 है, और जो जगह ओवरलैपिंग है उसमें देखोगे तो न्यूट्रल दिखेगा। न्यूट्रल क्यों दिखेगा बताओ? क्योंकि अगर मैंने प्लस रो डेंसिटी के स्फीयर के साथ माइनस रो डेंसिटी का ओवरलैप जगह कर दिया तो यहां पे प्लस रो का भी जगह है और माइनस रो का भी, दोनों डेंसिटी बिल्कुल बराबर है, तो न्यूट्रल जगह है। तो न्यूट्रल ओवरलैपिंग पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूट्रल स्पेस इज, जहां ओवरलैपिंग वाला न्यूट्रल स्पेस है वहां पे रो C1 C2 बाय 3 एप्सिलॉन। C1 C2 मतलब ए, अगर C1 से C2 का डिस्टेंस को मैं वेक्टर ए बोल दूं तो ये रो ए बाय, सॉलिड स्फीयर विद नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, ये भी एक टर्म है जिसको हमको आज पकड़ना है। सॉलिड स्फीयर विद नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, इफ डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस आर देन चार्ज एनक्लोज्ड will be Q enclosed equal to integration density into 4 pi r square dr। ये लिख लो भाई। दो तरह के सवाल हैं। सॉलिड स्फीयर विद नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा रेडियस आर का स्फीयर लिया जिसके अंदर चार्ज डेंसिटी हर जगह अलग है, कहीं ज्यादा है, किसी रेडियस पे ज्यादा है, किसी रेडियस पे कम है, ऐसे डेंसिटी हर जगह चार्ज की अलग अलग भरती है, लेकिन चार्ज है पूरे वॉल्यूम पे ऐसे भरा हुआ है। चार्ज कितना है ये मालूम नहीं, लेकिन डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस आर दिया हुआ, ऐसे रेडियस आर के साथ डेंसिटी का फंक्शन बना होगा। तो आपको दो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये जो चीज होती है 4 पाई आर स्क्वायर, ये गॉसियन सरफेस एरिया होता है। ये मैं हर बार यही बोल रहा हूं, ये गॉसियन सरफेस एरिया है, ये फिक्स है। लेकिन अगर मैंने अंदर की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो अंदर में एरिया बनाओगे गॉसियन सरफेस एरिया, ऐसे गॉसियन सरफेस एरिया। तो इसके अंदर का चार्ज आपको लेना पड़ेगा, इसलिए इंटीग्रेशन 0 टू स्मॉल आर रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये केवल एडवांस लेवल की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको एक दो ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप एडवांस के सवाल और मेंस के सवाल आसानी से सॉल्व कर दोगे। लेकिन अभी के लिए आप जनरल बात सीखो, ये जरूरी नहीं कि आप इसको यूज ही करोगे। ये मैं अभी आपको एक कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बिना सॉल्व किए आंसर निकाल पाओगे, लेकिन जनरल तरीका इसलिए करते, कभी कभी फंक्शन ऐसा फंसा देता है कि आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा अब एफर्ट लगेगा। ध्यान रखिए, जो चीजें ज्यादा पूछी जा रही हैं जेईई एडवांस में, वो चीजें सिंपल नहीं है, वो एक लेवल ऊपर है। और जहां एक लेवल ऊपर की चीज सीखोगे वहां तकलीफ आएगी, दिमाग को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। दिमाग जब ज्यादा एनर्जी लगाएगा तो उसको दर्द होगा, सर में दर्द होगा। सर में दर्द होगा तो बॉडी रजिस्ट करेगी कि भाई हम नहीं सीखे इसको, किसी तरह से हमको बचाओ। और बॉडी रजिस्ट करेगी तो आपका मन अंदर से हार्मोन्स ऐसे रिलीज करेगा दिमाग कि यार
नफरत जैसे हार्मोन्स कि भाई ये नहीं नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, बट आपको उस समय अपने आप को कंट्रोल करना है और थोड़ा सा पुश करना है अपने आप को, थोड़ा सा। जैसे कि अगर आप किसी जिम में एक्सरसाइज करने जाएं और आपको आपका ट्रेनर बोले 25 किलो का डंबल उठाओ, तो आप अगर मान लीजिए 5 किलो के डंबल में हिलते हैं और 25 किलो का उठाएंगे तो दिमाग की आपका शरीर बड़ा खुश हो जाएगा कि वाह मजा आ गया, तो यार 25 किलो का उठा लोगे, एक्सरसाइज कर लोगे, तब जाके दिमाग खुश होगा कि अरे यार आज तो कमाल कर दिया तुमने। लेकिन जब उठा रहे होगे तो तुम्हारा दिमाग, बॉडी, शरीर सब यही बोल रहा होगा अबे छोड़ना, अबे छोड़ना, अरे यार कुछ नहीं है, भागो, घर भागो, नहीं करो। इसमें भी ऐसा ही कुछ बच्चों को लगेगा, सर इंटीग्रेशन कर दिया, क्या बवाल है ये सब। आप, मैं इमेजिन करवा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। रेडियस स्मॉल आर यानी अंदर की जगह पे पूछा तो अंदर पे गॉसियन सरफेस लिया, तो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज लेना है, इसलिए इंटीग्रेशन 0 टू स्मॉल आर किया है। फिर समझो, अगर एक स्फीयर का रेडियस 5 मीटर का है और मुझे उसके अंदर 3 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं गॉसियन सरफेस कितने रेडियस का बनाऊंगा? आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पे चाहिए तो 3 का बनाओ, 3 का बना दिया। तो फिर चार्ज कहां तक का चाहिए? तो चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड गॉसियन सरफेस होता है, तो चार्ज भी उसी रेडियस आर का लिख रहे हैं जिस रेडियस आर का यहां पे नंबर लिखा, देखो 4 पाई आर स्क्वायर और 0 टू स्मॉल आर, ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर सेम मैच करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए ये कर लिया। अब मैं दूसरा चीज पूछता हूं, अगर सर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पूछा तो फिर कैसे करें? तो आप बाहर गॉसियन सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बाहर बना दिया। अगर बाहर गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो बाहर तक का चार्ज एनक्लोज नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि यहां तो खाली जगह है, यहां कहां का चार्ज लोगे? तो फिर आपको केवल स्फीयर का चार्ज लेना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा गॉसियन सरफेस एरिया है, आपको स्फीयर के सरफेस एरिया से कोई मतलब नहीं, स्फीयर के रेडियस से कोई मतलब नहीं। ये गॉसियन सरफेस एरिया ये फिक्स रहता है, ये उतना ही होता है जहां पे फील्ड चाहिए, लेकिन ये वाला स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर इक्वल टू, अब यहां देखो चार्ज डेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर करा, और ध्यान से देखना अब 0 टू कैपिटल आर कर दिया मैंने। क्या ये बात समझा कोई? 0 टू कैपिटल आर, 0 टू स्मॉल आर, यही अंतर है। लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है, रो का फंक्शन दोनों में सेम है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर सेम है, एप्सिलॉन नॉट भी सेम है, तो सर दोनों से तो सेम ही रिजल्ट आएगा, सेम नहीं आएगा रे। इसमें 0 टू स्मॉल आर। अगर 3 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो 3 मीटर तक का ही इंटीग्रेट करेंगे, स्फीयर 5 मीटर का था। लेकिन 7 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो स्फीयर तो 5 ही मीटर का है, 5 मीटर के बाद तो चार्ज ही नहीं है, 5 मीटर तक ही तो स्फीयर है। समझ गए क्या? तो बेसन के लड्डू के बाहर जाके बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो बेसन के लड्डू तक का ही तो तुम चार्ज निकालोगे, उसके बाहर तो चार्ज ही नहीं। तो यहां इंटीग्रेशन जब बाहर गए तो कैपिटल आर तक का। इसका मतलब दो चीजें मुझे समझ में आ गई कि दो रेडियस में से जो छोटा है वहीं तक का इंटीग्रेशन करेंगे। फिर से समझो, स्मॉल आर और कैपिटल आर में पहले केस में स्मॉल आर छोटा है, स्मॉल आर तक का इंटीग्रेशन, और स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर में इन दोनों में जो छोटा है, छोटा कौन है? छोटा कैपिटल आर है, 0 से कैपिटल आर। तो अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल चेंज, अपर लिमिट विल चेंज टू स्मॉलर ऑफ 2 रेडियन। स्पेशल केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, अगर डेंसिटी k इंटू आर का पावर n यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। सर ये कैसा फंक्शन होता है? पावर वाला फंक्शन है सीधा, k इंटू आर का पावर n, k कांस्टेंट है, k पॉजिटिव कांस्टेंट है या नेगेटिव कांस्टेंट है, और r क्या है? r कोई भी रेडियस है, तो r का वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल R तक है। तो स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है, लेकिन अंदर से कैपिटल R रेडियस तक हर जगह डेंसिटी अलग है, पावर n लिखा।
तो सर ऐसा भी तो हो सकता है पावर 1 का स्फीयर डेंसिटी दे दे, पावर 2 की दे दे, पावर 3 की दे दे, पावर 5 की दे दे, पावर 7 की दे दे, पावर 100 की दे दे, कोई भी दे दे, पावर -2 की दे दे तो n की जगह -2 लिख देना, -1 की दे दे तो n की जगह -1 लिख देना। ऐसे तो कोई भी पावर दे देंगे तो हमारे को तो डेंसिटी का फंक्शन देख के n का वैल्यू निकल आएगा। बिल्कुल सही, जैसा ही फंक्शन दिया रहेगा उससे n का वैल्यू निकल आएगा। मैं बोला स्पेशल केस, क्या डेंसिटी का एक ही फंक्शन हो सकता है ना? मेंस में केवल यही हो सकता है, एडवांस में कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी और है तो इंटीग्रेशन करोगे, लेकिन अगर ऐसा दे दिया तो बल्ले बल्ले करोगे। कैसे? स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर लिख रहा हूं, तुरंत बल्ले बल्ले की आवाज आनी चाहिए आपके घरों से। ध्यान से देखना, पहले था रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो की जगह लिखा के आर का पावर n+1 n+3 एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ गया जी। ये कहां पे हो गया? इनसाइड एनी रेडियस। दूसरा केस बल्ले बल्ले हो चुका है, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। अरे ये सब मेहनत करके मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया। तो पहले क्या था? रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, रो कैपिटल R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, रो r क्यूब n+3 क्यूब n+1 रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। पावर में n ऊपर ऐड कर दो, नंबर में n नीचे ऐड कर दो। यहां पर भी पावर में n ऊपर ऐड कर दो, नंबर में n नीचे ऐड कर दो। पावर में ऊपर ऐड कर दो और नंबर में नीचे ऐड कर दो। ये k कांस्टेंट है भैया। ये सर k क्यू बाई r स्क्वायर वाला है क्या? नहीं नहीं, ये वाला कांस्टेंट। मैं इसको ना थोड़ा अलग कर दूं क्या? कुछ लोग इतने लल्लू हैं कि ये k और वो k सब कंफ्यूज हो जाएंगे। ला 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 ला, नो कंफ्यूजन। कोई समझा क्या? इस लल्लू निकले, लल्लू और नॉट लल्लू, लल्लू नहीं लल्ला निकले तुम लोग, लल्ला। अरे के हटा दिया यार। कोई ये ना कहे सर के क्यू बाई आर स्क्वायर वाला के है क्या? अरे नहीं, के इसमें लगा हुआ था, उसको अल्फा लिख दिया। तो डेंसिटी का फंक्शन है अल्फा आर क्यूब या अल्फा आर का पावर एन। तो जो भी पावर दिया ऊपर 1 प्लस कर दो, नीचे n+3 कर दो। सर यहां पे तो रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर था, आर क्यूब था 3, तो n ऊपर ऐड कर दो पावर में, नीचे नंबर में। अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो आप थोड़ा देर अपने आप को याद करवाना कि जब डेंसिटी कांस्टेंट होती थी, कांस्टेंट मतलब r का पावर 0 होता था, तो आंसर ऐसा आता था। यानी यहां पे पावर 1 होता था, यहां पे नंबर 3 होता था। इसमें जैसे ही एक्स्ट्रा, ये डेंसिटी इज अल्फा इंटू आर का पावर 0 ऐसा है तो ये रिजल्ट है। यानी पावर 0 है यानी कांस्टेंट डेंसिटी है, तो आंसर आएगा पावर 1, रेडियस का पावर 0 के बदले 1 हो जाएगा। यहां पे पावर n लगा तो रेडियस का पावर 0 के बदले 1 होता था, तो n के बदले n+1 हो जाएगा। यहां पे नंबर 3 दिख रहा था, वहां पे नंबर n+3 हो जाएगा। याद करने की कोशिश करो, या तो याद होगा या नहीं याद होगा। नहीं याद हुआ तो भाई प्रॉब्लम, याद हो गया तो मजा ही मजा। लेकिन बच्चों, मैंने ये नहीं कहा
कि ये रटना जरूरी है। जो लोग स्मार्ट हैं, समझदार हैं, वो इसमें एक बार अल्फा इंटू आर का पावर एन डाल के चेक कर लेंगे। इसमें अल्फा इंटू आर का पावर एन डालोगे तो अल्फा आर का पावर एन और फिर यहां आर स्क्वायर, तो एन प्लस टू पावर चले जाएगी। एन प्लस टू का इंटीग्रेशन करोगे तो एन प्लस थ्री अपॉन एन प्लस थ्री आ जाएगा। एन प्लस थ्री अपॉन एन प्लस थ्री में यहां आर स्क्वायर का टू अगर डिवाइड करोगे तो एन प्लस थ्री बदल के एन प्लस वन रह जाएगा। तो आप अगर ये इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ये रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। लेकिन ये रिजल्ट एक बार इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लो, फिर याद ही कर लो, क्योंकि ये रिजल्ट बार बार पूछे जा रहे हैं, बहुत एग्जाम में आ रहे हैं, मतलब बहुत बार आ रहे हैं। तो कहानी खत्म करो याद करके। चलिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। डेंसिटी का फंक्शन है अल्फा इंटू आर स्क्वायर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर। तो हम बोलेंगे कौन सा आर, स्मॉल आर, अंदर या बाहर? तो अंदर का वैल्यू निकालना है तो यहां पे n की जगह 2 चल रहा है। अल्फा आर का पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट। अल्फा आर का पावर 3 अपॉन 5 एप्सिलॉन। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। अब ये 5 नंबर ऊपर है तो ऊपर रेडियस में भी 5, रेडियस का पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये पावर 5 हो गया, ये 2 हो गया, 5 और 2 डिवाइड करेंगे तो पावर 3 के बराबर है। मतलब डायमेंशनली ये दोनों रिजल्ट एक जैसे दिखेंगे, पावर मैच करेगा, बट यहां नीचे आर स्क्वायर आ जाता है। टोटल चार्ज इनक्लोज पूछा 4 पाई अल्फा आर का पावर एन प्लस 3 यानी कि 5 अपॉन एन प्लस 3 था। चलिए ये देखते ही आपको समझ में आ गया। देखो लिखा हुआ चार्ज डेंसिटी इनसाइड इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज गिवन एज रो इज इक्वल टू रो नॉट स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर डिटरमाइन टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस आर। तो टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, अभी ये देखो रो नॉट बाय आर को तो मैं कांस्टेंट मान लूंगा, ये तो के की तरह हो जाएगा, अल्फा की तरह हो जाएगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो अभी चार्ज का आंसर लिखा 4 पाई अल्फा, 4 पाई अल्फा हो गया इंटू आर का पावर, यहां पे पावर 1 है तो 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 3 एप्सिलॉन, नहीं एप्सिलॉन नॉट, ये बस इतना ही, चार्ज में एप्सिलॉन नॉट नहीं आता। और इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर यानी इनसाइड, इनसाइड का फील्ड है अल्फा स्मॉल आर का पावर n प्लस 3 अपॉन n प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अल्फा कैपिटल आर का पावर यहां पे n प्लस 1 था, यहां n प्लस 3 था। हाँ तो ये आर से आर काट देंगे यानी कि रो आर क्यूब अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर रो नॉट। अगर इसका ग्राफ बनाए, देखो आप पावर एक बार चेक कर लेना, यहां पावर 3 और 2 है यानी कि ओवरऑल पावर 1 है, यहां पे 2 और 1 है यानी ओवरऑल पावर न्यूमरेटर 1 है, दोनों जगह पावर सही है, इसका मतलब सारे टर्म हमने सही से लिख दिए। यहां पे फंक्शन आर स्क्वायर का है तो ये ऐसे पैराबोलिक चलेगा कैपिटल आर तक, और उसके बाद नीचे 1 बाय आर स्क्वायर का है तो ऐसा हाइपरबोलिक चलेगा कैपिटल आर के बाद, एसिम्प्टोट बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, यहां पे मैक्सिमम सरफेस पे। अब ये नॉन यूनिफॉर्म वाले स्फीयर के
ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन आप आराम से बना लेंगे। ये होमवर्क है भाई, खुद करना है ना। रो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको आप खुद यूज करना। यहां पे C1 है, ये C2 है, इसका डिस्टेंस A दिया हुआ है। रो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी यही है, रो ए बाई लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड E एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस R एक्सिस ऑफ, अच्छा नहीं सिलेंडर है, छोड़ो इसको, छोड़ देंगे। अब हमारे पास टाइम की कमी है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जल्दी से लिख लेते। पोटेंशियल एनर्जी को हमने एक बार डिफाइन किया था, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन डॉट dr, R1 से R2। दो चार्ज हमने ले लिए Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R है, बाद में चार्ज के बीच का डिस्टेंस R1 से बदल के R2, Q1 Q2। पहले दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस R1 है, तो मैंने बोला ये एक सिस्टम है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी U1 है। बाद में इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस R2 दिखा, तो मैंने बोला अब ये सिस्टम है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी नई है, पोटेंशियल एनर्जी U2 है। हम ये अब डिस्कस नहीं कर रहे कि पोटेंशियल एनर्जी कहां से आती है, क्यों होती है। कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन की खास बात यह है कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर एक चार्ज को, कंजर्वेटिव फील्ड में किसी चार्ज को या किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो, तो पाथ पर डिपेंड नहीं करता वर्क डन। तो मैंने उसकी करी हुई वर्क डन जो कि पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी दो पॉइंट के बीच में फिक्स हो गया, तो फिक्स वर्क डन को मैंने इनिशियल और फाइनल एनर्जी के टर्म्स में लिख दिया, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में फिक्स वर्क डन है, यानी फिक्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। अगर फिक्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो कहीं से आ रही है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल फिक्स है, तो कहां से आ रही है, उसको नए फॉर्म ऑफ एनर्जी लिख दिया, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला मैंने हमेशा आपको बोला था कि किसी भी चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का वर्ड आ जाए, तो उस चैप्टर में आप जो भी आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है उसका बस वर्क डन निकाल दो। दो पॉइंट के बीच में निकालोगे तो उन दोनों पॉइंट के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आएगा। तो U2 माइनस U1 इक्वल टू माइनस R1 से R2, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है दो चार्ज के बीच में K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और डॉट dr, इसको इंटीग्रेट कर दिया, ये तो dr बाई R स्क्वायर होता है माइनस 1 बाई R, तो K Q1 Q2 माइनस से माइनस कट गया, 1 बाई R बच गया, लिमिट है R1 से R2। तो हमने लिख दिया K Q1 Q2 बाई R2 माइनस K Q1 Q2 बाई R। ये आया पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी U1। किसी ने कहा यार ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको याद रखना बड़ा मुश्किल लग रहा है, ये तो बड़ा बड़ा टर्म आ गया, तो हम लोग क्या करें। तो देखो ये ऐसे इजी कैसे लग रहा है कि U2 का वैल्यू जो R2 डिस्टेंस के समय था वैसा एक टर्म यहां है, और U1 जब डिस्टेंस R1 था तब एक टर्म यहां है, तो U2 को इससे और U1 को इससे मैच करा लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं। तो मैंने U2 को बोल दिया कि भाई K Q1 Q2 बाई R2 मान लेते, और U1 को मान लिया K Q1 Q2 बाई R1। तो जब चार्जेस किसी भी R डिस्टेंस पे होंगे तो पोजीशन दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तो K Q1 Q2 बाई R हो जाएगा। इससे मुझे यह पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी जब R टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो जीरो हो जाएगी। यह हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, यह हमारी मर्जी पर होता है, हम कहीं भी ले सकते हैं, मैंने इंफिनिटी पे ले लिया। तो जब यह फॉर्मूला लगा रहे हैं K Q1 Q2 बाई R, तो फिर यह मान के चल रहे हैं कि जब चार्जेस इनफाइनाइट सेपरेशन पे है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। लेकिन याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हमें कभी नहीं पता चलता, हमें केवल डिफरेंस पता चलता है। अगर इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल हो, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल हो, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जब R डिस्टेंस पे होंगे तो 100 प्लस K Q1 Q2 बाई R हो जाएगा। अगर इंफिनिटी पे 50 मान ले तो किसी भी R डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 50 प्लस K Q1 Q2 बाई R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट का डिफरेंस हमें पता है K Q1 Q2 बाई R, ना तो फाइनल पता है ना यहां की पता है, तो वहां की जीरो मान ली है, इंफिनिटी पे जीरो मान ली है। लेकिन अगर कोई कहे कि पार्टिकल की इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल थी,
तो आप कह दो फिर r डिस्टेंस पे r वाले में 100 और ऐड कर दो, डिफरेंस फिक्स।